Hello everyone. Good evening. Good evening. कोरिलेशन रिग्रेशन। मैंने दो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट बताया और तीसरी लेक्चर में बहुत छोटा था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के क्वेश्चंस सितंबर के पिछली क्लास की मैंने सॉल्यूशन भेजा। उम्मीद करते हैं कि इस क्लासेस से आपको समझ आ रहा होगा और फायदे भी होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के आप पढ़ें इसे। बच्चे कमजोर नहीं होता है कोई। मैं बार बार बोलता हूँ अपने क्लास में जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन के माध्यम से तो आप समझते हैं कि एक जमाना था जब आप क्लास जाके ही पढ़ सकते थे आप, ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर। वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ करता। आप किसी सॉल्यूशन के लिए परेशान होते थे तो आप किसी किताब में जाकर के, किसी बुक में जाकर के उसकी सॉल्यूशन देखते थे या किसी भैया के पास जाकर के आप उस सॉल्यूशन को पूछते थे आप। लेकिन आज के जमाने में हर एक के पास अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है। दुनिया कैसे बदलती है, ये यूट्यूब चैनल जो है वो माध्यम ऐसा है कि पहले लोग टीवी पर कोई आ जाते थे तो घर पर दिखाते थे कि देखो ये टीवी पर आ गया, ये हमारे रिलेटिव्स हैं या मेरे भाई हैं या मेरे जो भी हैं हमारे रिलेटिव्स या दोस्त जो भी बोलते थे। 10 आदमी दौड़ के आता था, अच्छा यही है, टीवी पर आए हैं, अच्छा ठीक है। आज सभी के पास टीवी है, टेलीविजन तो ही है, स्मार्टफोन है सभी के हाथों में। तो हर उस बच्चों से मैं बोलना चाहता हूँ कि नुकसान है इसका तो बहुत फायदा भी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है वो शायद हम लोग के जमाने में कुछ नहीं था। तो इसका बिल्कुल फायदा उठा करके आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर ले जा सकते। तो आगे बढ़ते हैं हम। कमजोर नहीं हैं आप डेली प्रैक्टिस में लग जाइए, आप उसी लेवल में आ जाएंगे जिस लेवल में और भी बच्चे होते हैं। अगर आपको पढ़ाई से करके कुछ बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है और डिग्री आपके पास है जिसके नाम के आगे आप बहुत ही प्यारा नाम लगाएंगे, CA। जैसे इंजीनियर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं। अच्छी जगह से, आप अच्छी जगह से प्रोफेशनल कर रहे हैं कोर्स, कॉरपोरेट जगत में काम करेंगे आप। लोग बोलते हैं 4 बिग 4 कंपनियों में काम। एक जमाने से मैं सुनता आ रहा हूँ कि बिग 4 कंपनी, क्या अभी बिग 10 नहीं बना होगा वो? भाई बिग 4 ही क्यों, 6 कंपनी और भी तो होगी आपके लिए। दुनिया बदली है, सब कुछ बदला है, तो कंपनी भी आई होगी आपके लिए। पढ़ के तो देखिए, डिग्री ले को देखिए। जब सब कुछ बदला है, यहाँ भी बदला होगा। एनीवे, क्लास कीजिए, ठीक है बेटे, क्लास कीजिए और समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ये टॉपिक। मैं समझता हूँ कि आप पढ़िएगा तो कोई टफ नहीं है, कोई चीज भी नहीं। If a plotted points in a scatter diagram are evenly distributed, then the correlation is। तो जैसे ही वर्ड आता है इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो दिक्कत होती है। जैसे आपको कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो नई चीजें लगती है तो आपको दिक्कत करेगी, वो किसी बच्चे के साथ भी होगा। इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर कि डायग्राम जब बनाते हैं तो आपकी पॉइंट कहाँ है आपको पता नहीं है। आप स्ट्रेट जा रहे हैं, डायग्राम के अंदर आप ऐसे चल रहे हैं आप, तो पता है कि आप एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है। आपका इस डायग्राम ऐसे चल रहा, आपको पता है कैसे जा रहे हैं।
आपका डायग्राम ऐसे चल रहा है, आपको पता है ऐसे सर्किल बना रहे हैं आप। तो उसी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको पॉइंट पता नहीं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। पता नहीं चलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू घट रही है तो वाई भी घट रही है, या एक्स बढ़ता वाई घटता, ये पता नहीं चल रहा। देयरफॉर बेटा यहाँ पर कोरिलेशन यानी दो डेटा के बीच में जो रिलेशन ग्राफ में जब बनेगा, ग्राफिकली भी बना सकते हैं आप, बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफिकली आपको समझ नहीं होती है, तो यहाँ पर 0 होगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमने शॉर्ट्स में, अपने शॉर्ट्स में भी थ्योरी आपको बता रहा हूँ, उसको भी देखिए। वो चीज मैंने कोवेरियंस के बारे में बोल रखा है कि या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव होगी, या तो 0 होगा। तीसरी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड बाय फॉर्मूला। अब ये नए फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूले के रूप में आपको दिया है यहाँ पर, तो आप समझ लिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आप डिनोट करते हैं आर स्क्वायर से। आर को कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, और आर स्क्वायर को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जैसे आप मेजर डिस्पर्सन जब पढ़िएगा, जब पढ़ते हैं आप, तो वहां पर बेटा इसको कहते हैं आप स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन जब इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका नाम लिखते हैं हम वेरियांस। तो नाम बदल जाता है स्क्वायर करने पर, है कि नहीं। आप इसे x लिखते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसे लिखते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, नाम बदल जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ आर स्क्वायर का नाम रखा गया है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटरमिन कर देगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं टोटल वेरिएंस बराबर होता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस प्लस, यानी टोटल कोई वेरिएंस अगर निकालना चाहे, टी वी एक्स टोटल वेरिएंस बराबर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, याद रखिएगा, वी एक्स अब प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, एक्स भी शॉर्ट में लिख रहे हैं, वेरिएंस वी एक्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो टोटल वेरिएंस में से अगर कोई एक्सप्लेन्ड वेरिएंस घटा ले तो अनएक्सप्लेन्ड बचेगा। तो यहां पर आप आंसर क्या आएगा, एक तो पहले तो कोवेरियंस, ये सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो आर स्क्वायर है उसका फॉर्मूला यही होता है जो लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस, ये फॉर्मूला है, बी तो आंसर है ही है हर हाल में, एक्सप्लेन वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस। अब आप बताओ वन में से एक्सप्लेन वेरिएंस को बाय टोटल वेरिएंस को घटाते हैं, सॉरी अनएक्सप्लेन घटाते हैं, तो एलसीएम लेके बेटा कितना, टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएंस यहां हो जाएगा माइनस अनएक्सप्लेन वेरिएंस। तो टोटल वेरिएंस में से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस जब घटाते हो आप, तो आपको एक्सप्लेन्ड वेरिएंस ही तो मिलेगा, क्योंकि टोटल में दोनों चीज है, अनएक्सप्लेन्ड प्लस एक्सप्लेन्ड। तो अनएक्सप्लेन्ड प्लस एक्सप्लेन्ड में अनएक्सप्लेन्ड को घटाएंगे तो एक्सप्लेन्ड मिलेगा, यानी बी ऑप्शन। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ए भी सही है, ये सही से नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखना होना चाहिए। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, वन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस ऐसे होना चाहिए बाई टी वी एक्स टोटल वेरिएंस ऐसे होना चाहिए बराबर आर स्क्वायर। समझ गए। तो आप देख लो बेटे, ये पहला ऑप्शन भी सही है, सॉरी, हाँ पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी, यानी आंसर होना चाहिए ए और बी बोथ। देखो लिखा है कि नहीं, बोथ ए एंड बी। तो आपको चिंता नहीं करनी होती है, आपको ये नहीं सोचना होता है कि सर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों कैसे टिक लगाएंगे। तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा आपके पास कि आप एकदम अप्रोप्रिएट आंसर दे के आएंगे, कंफ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन है जहां पर आंसर नहीं मिल रहा तो बात अलग है, वो ग्रेस मार्किंग में जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल क्लैरिटी कि सी ऑप्शन लगा के आएंगे। In the method of concurrent deviations, only the direction of change, concurrent deviation में डायरेक्शन चेंज क्या है,
पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। इन द वेरिएबल्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ। किस चीज को कैलकुलेशन करते हैं आप? कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं कंकरेंट डिविजन से। तो बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। कंकरेंट डिविजन से क्या फाइंड करते हैं? वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सी ऑप्शन है कि नहीं? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रॉपर्टीज है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर में एक में वेट हो, एक में हाइट है, जैसे एक डेटा आपके हाइट है, एक बच्चा 1 फुट का है, 2 फुट का है, 3 फीट का हो गया, 4 फीट का हो गया, 5 फीट का हो गया, 6 फीट का हो गया। उसके बगल में उसकी वेट पड़ रही है। 1 फीट का है तो वेट उसका मान लो कुछ में 10 kg है, 12 kg है। 2 फीट का हो गया, 3 फीट का हो गया, तो वेट बढ़ता जाएगा। तो हाइट को आप तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, फिट में लिखते हैं। वेट को आप किलोग्राम में, तो कैसे दिखाइएगा आप यूनिट? कोरिलेशन निकालिएगा तो क्या लिखेगा आप? किलोग्राम लिखेगा, आर की वैल्यू, सेंटीमीटर लिखेगा, फीट लिखेगा, यूनिट फ्री है इसीलिए। तो ये, तो यूनिट फ्री कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं आप। मतलब ऑप्शन बी। इन केस ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की स्पीड, किसी कार की स्पीड ऐसे समझ लो आप, है कि नहीं? एंड द डिस्टेंस रिक्वायर्ड, भाई स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, तब तो पॉजिटिव होगी। लेकिन उसने अप्लाई कर दिया ब्रेक को, तो स्पीड डिस्टेंस कम जाएगी ना, तो नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए बी। रिलेशनशिप आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - अगर आप आर स्क्वायर बराबर लिखते हैं और एलसीएम लेते हैं 300 को, तो 300 1 से मल्टीप्लाई करते हो आप, माइनस बेटा 500 होता है। तो 300 - 500 दैट इज -200। 0 0 कैंसिल करा आपने, आर स्क्वायर बराबर -2/3 लिखा। यस सर। स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, चाहे मैथ्स पढ़ो चाहे स्टैट्स पढ़ो। मतलब आर फाइन नहीं हो सकती। इसका मतलब है लिखा हुआ है कि ये नॉट पॉसिबल है, तो ये सही है। तो नॉट पॉसिबल तो है, सही है इसलिए। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता, सोच लो, और आर की वैल्यू 1 से कम आता, तभी पॉसिबल है। अगर ये पॉजिटिव होता और आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाता, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तब भी पॉसिबल नहीं होता, तब भी ट्रू होता। अगर ये रूट के अंदर बेटा पॉजिटिव होता और स्क्वायर रूट निकालने के बाद 1 से ज्यादा आ जाता, तब भी पॉसिबल नहीं होता, तब भी ट्रू होता, है कि नहीं? देखो किसी क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं हम, उसकी डिटेल्स बता रहे हैं कि ये होता तो क्या होता और ये होता तो क्या होता आंसर। ये दोनों चीज बता रहे हैं आपको, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से इस क्लास को आप समझ सकते हैं। ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, भाई -1 से 1 के बीच ही होता है। आर की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच ही होती है, नॉर्मल। टू लाइन्स, यहाँ लाइन्स होना चाहिए। टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करता है मीन पर, पढ़ाया था आपको, मीन पर। तो आंसर मीन लिखे आएंगे। इंटरसेक्ट मतलब कट करना, मतलब दो रिग्रेशन लाइन ऐसे हुआ वो कट करता है, तो ये होता है एक्स बार और वाई पॉइंट। अगर आप 2 3 लिखा रहे हैं तो यही एक्स बार वाई बार। ठीक है।
if two lines of regressions are x plus 2y minus 5 equal to 0, दो लाइन ऑफ रिग्रेशन दे रखा है x plus 2y minus 5 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, the regression line y on x कौन है? मतलब दो लाइन में से इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा लाइन y on x। अब इसके लिए आपको क्या करना है सुन लीजिए आप। पहली लाइन है बेटा x plus 2y minus 5 equal to 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y, ये ठीक है। अब ये जब आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी होती है, पहचान करना होता है कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x कौन है या x ऑन y कौन है, दोनों में से, या आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करनी होती है r, या आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालनी होती है बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई। तो हर एक चीज के लिए इरिगेशन लाइन में एक ही काम करना होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इंटू रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स की वैल्यू बराबर होता है 1। ऐसे समझ लो आप, कट करके 1 होगा, या तो 0, यानी 0 से 1 के बीच बताया था तो मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज्यादा होगा नहीं, 1 के बराबर मैक्सिमम होगा ये। अब पहले लाइन को अगर हम y ऑन x मानते हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x निकालने के लिए क्या करते हैं, x की कोफिशिएंट पहले लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, उल्टा। अगर बेटे y, अगर आपके पास x ऑन y निकालना हो रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ y पहले लिखेंगे, जिसका नाम बाद में वो पहले लिखा जाएगा। समझ गए होंगे? जिसका नाम बाद में है वो पहले लिखेंगे आप। तो x की कोफिशिएंट यहाँ है 1, माइनस तो देनी ही पड़ेगी, y की कोफिशिएंट है 2, ठीक। यहां पर देखो आप माइनस है, यहां पर आप y की कोफिशिएंट है 3 और ये है x की कोफिशिएंट है 2। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस हाफ आया है और ये, चलिए पहले लिख दिया मैंने इसमें, कोई बात नहीं, चलिए फिर से लिख ही देते हैं। x ऑन y कितना आया आपको? -3/2। y ऑन x क्या है? अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए, अब ये आया 3/4 जो कि 1 से कम। आप डिवाइड भी कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास है, 3/4 का देखो 1 से कम है, या तो 1 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं आया तो 1 से कम तो आया, 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रोडक्ट 0 से नीचे नहीं होना चाहिए नेगेटिव, और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो 3/4 1 से छोटा है, इसका मतलब सही है। तो हमने किसी क्वेश्चन को y on x माना, पहले को माना ना y on x, तब ना सही आया। ये सही आया इसका मतलब हमारा माना हुआ सच है। हमने जो मान लिया था कि पहले इक्वेशन y on x है और उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x निकाला, और दूसरी इक्वेशन को x on y माना और उससे रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y माना, तो हमने चेक किया आगे जाके तो सही आ चुका, 1 से कम आया। अगर ये चेक हमारा गलत होता, यानी 1 से ज्यादा हो जाता, 4/3 आ जाता, तो हमारा अजम्पशन जो हमने माना था पहले इक्वेशन को x on y, सॉरी y on x, उसको x on y लिख देंगे और दूसरे को बेटा हम लिख देंगे y on x, अगर गलत होता तो आप समझ गए होंगे। पहली इक्वेशन जो है x plus 2y minus 5 equal to 0 जो है वो y on x इक्वेशन है, और ये सही है। इसलिए इस क्लास के मीडियम से, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, हर वो बच्चा जो पहली बार भी अगर पढ़ता हो, रिवीजन के तौर पर भी पहली बार आप आया हो, तो वो समझ रहा हो सब कुछ। इसलिए बहुत स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हर चीज बता रहा हूँ इस क्लास में, एक एक क्वेश्चन को। हो सकता है 10 क्वेश्चन मैं कम पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जब 20 क्वेश्चन बनाते हैं और समझ के बनाते हैं, तो आपको फिर आगे की 20 क्वेश्चन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती।
लेकिन आप 40 क्वेश्चन बनाते हैं और बिना समझे आधे को बना लेते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन और सामने आता है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अरे यार, इससे 2 ही क्वेश्चन बन पा रहा, 10 8 छूट गया। ऐसे होता है ये। ठीक है? तो क्लास की पूरी तरह से आप अहमियत दीजिए। हर कोई अच्छा पढ़ा रहा है। मिठाइयाँ इतनी बँट रही हैं सब तरफ कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। ठीक है? आप हर क्लास को अपनी तरफ से एक टीचर को पकड़ करके जो आपके लिए समझ आ रहा, उसको लेके आगे बढ़िए। अपनी करियर बना लीजिए। करियर ही आपका मेन मोटो है। ठीक है? आज की डेट में यही है। आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप किसी ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन के थ्रू घर बैठे भारत के किसी कोने में जाकर के आप इसकी तैयारी करें। वैसे तो फेस टू फेस से अच्छी क्लास कुछ नहीं होती है, क्योंकि मैं आपकी एक्टिविटी को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कॉपी पर कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। माइनस प्लस का ज्ञान कहाँ होता है, ये कर सक सम बता सकते हैं। ऑनलाइन में सिंसियरिटी, जो सिंसियर बच्चे होते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विदाउट सिंसियर जो बच्चे हैं, वो भी ठीक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे ने रिजल्ट दिए हैं यूट्यूब के थ्रू भी। शर्त है, कंसिस्टेंसी आपकी कितनी है, लर्निंग टेंडेंसी कितनी है आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 11। टू रिग्रेशन लाइंस, फिर दे रखा है रिग्रेशन लाइंस 3x बराबर y है। ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन 8y बराबर 6x है। और आपसे पूछ रहा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मैंने आपको क्या क्या कहा, आप 10वीं क्वेश्चन को देखिए जाकर के और 11वीं क्वेश्चन को जाके देखिए। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इक्वेशन में आपसे मांगा कौन सा इक्वेशन y है x, दूसरे में 11वें में आपसे डिमांड कर रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी r की वैल्यू क्या हो। निकालने का तरीका वही होगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रोडक्ट चेक होगी, 1 से छोटा या 1 के बराबर और 0 से बड़ा, ये चेक होगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इक्वेशंस आपके पास है। अ, इस तरह का इक्वेशन है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे लिखे। मैथ्स है ना, मैथ्स को कभी कभी ना इक्वेशन को ट्विस्ट करके लिखता है ताकि आप समझ नहीं पाए क्या लिखा है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, 8y माइनस 6x बराबर 0 ऐसे लिखा है कि नहीं? तो पहले इक्वेशन को अगर x और y मानते हैं आप, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई आप लिखोगे तो पहले माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखोगे कि नहीं आप, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपकी मर्जी है, आप एक्स ऑन वाई मत मानिए, आप पहले वाई और एक्स मानिए पहले इक्वेशन को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले इक्वेशन को एक्स वाई क्यों मान रहा हूं मैं। तो बोले कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस, पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है, आ गया। ये आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई आ गया। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स जब लिखेंगे तो x की कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, मतलब -6। अब पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। और y की कोफिशिएंट बेटे बाद में लिखेंगे, इसको कैंसिल करके आप लिखेंगे 3/4। क्या दोनों की प्रोडक्ट 1/3 और 3/4 एक से कम है? देख लो, एक बेटे 4 ही है, एक से कम है कि नहीं? एक से कम आ गया, मतलब सही जा रहे हैं हम। अब सर r कैसे निकलेगी? r निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे? आर स्क्वायर बराबर होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इंटू रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स की प्रोडक्ट। आर स्क्वायर बराबर एक्स ऑन वाई हमने 1/3 लाया और ये लाया 3/4, दोनों पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। ठीक है? जब कट गया तो बेटे 1/4 हो गया और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, दैट इज 0.5। अब 0.5 आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में है कि नहीं है क्या। ये आपका 11वां क्वेश्चन है और ये आपका है। इसलिए यूट्यूब के थ्रू हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास देखते। वो बच्चा जो 10% में जिसको मैथ बहुत स्पीड से बनानी है,
ऐसे 20% बच्चे होते हैं जो मैथ्स बहुत स्पीड से नहीं बनाते, बस बनाने आता है उससे, उससे समझ आती है, थोड़ी स्पीड ठीक रहती है, उससे थोड़ा कम होती है, इससे ज्यादा होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसकी मैथ्स की स्पीड बिल्कुल नहीं होती है, वहां भी ये समझ ले, इसी क्लास को आप देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी और आप ग्रैब कर सकते हैं। कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूट की सिलेबस में, आईसीआई के सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं दे रखा है कि मैं कोरिलेशन रिग्रेशन से या मैं दूसरे किसी चैप्टर से जिसमें कम मार्क्स आते हैं उसमें मैं 3 ही दूंगा। हो सकता है वो 10 दे दे, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको मजबूत बनाने की कोशिश करता हूँ। आप डरिए मत। मजबूत तब होते हैं जब आप किसी से डरते नहीं। आपसे किसी से बैच में या कहीं ऑफलाइन क्लासेस में जाकर के किसी से लड़ाई होता है, तो आप वहां डरपोक नहीं रहते हैं, आप लड़ने के लिए एकदम आगे आ जाते हैं कि मैं उसका साथ दूंगा और मैं उसको कुछ भी कर दूंगा। लेकिन जब क्लासेस की बारी आती है, जब आपकी सीखने की सिलेबस की बारी आती है, तो सबसे पहला काम होता है आपका कि वेटेज कितना, ये पूछते हैं, जबकि सिलेबस में दे रखा है टॉपिक। तो फिर डरते क्यों हैं? वेटेज इसलिए पूछ रहे हैं ना कि उससे डर रहे हैं आप, इसका पढ़ने का क्या फायदा होगा, या ये नहीं समझ में आएगा। 11वां हो गया, 12वां सवाल। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दो होते हैं। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट आप बार बार पढ़ रहे हैं अभी क्लास में, देखो कितनी बार रिवाइज कर लेते हैं आप इसको। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई को कहते हैं। दो होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बदल जाता है, मतलब स्केल से बदलता है, ओरिजिन से चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी आंसर बी लिखेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि दो डेटा दिया हुआ है, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने में, आंसर वही रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे रखा है 0.5, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट द वेरिएबल्स 2x-4, ये आखिर है क्या 2x-4 और 3y-2y, 3 - 2y। आपके पास आर एक्स वाई कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 0.5, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई की वैल्यू दे रखा है 0.5, और आपसे डिमांड करता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन 2x-4 का मतलब यहां पर एक नया डेटा आ गया u, इसको u से नोट करना चाहिए, सवाल ऐसे ही है, तो u मानेंगे इसे, और दूसरे को v मानेंगे आप। क्योंकि u, x और y को जब हम डेटा को चेंज करते हैं तो एक u और v में बदल जाता है, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आप इसे चेंज करते हैं। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है कि आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सवाल मैंने पिछले लेक्चर में भी सॉल्यूशन में आपको बताया। तो यहां पर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बेटे क्या है, 0.5 है और ये पॉजिटिव है। तो स्पष्ट है कि नया डेटा जो आपके पास है, जो u और v है, उसकी कोरिलेशन कोफिशिएंट u और v की भी सेम होगी, 0.5 ही होगी, फर्क नहीं होगा 0.5 में। बट ये देखना होगा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये देखने की जरूरत है।
इसको देखने के लिए आपको एक्स की कोफिशिएंट को देखना होगा, पॉजिटिव है, वाई की कोफिशिएंट देखना होगा, ये नेगेटिव है। देखो गौर गौर से, ये नेगेटिव है और ये एक्स की कोफिशिएंट पॉजिटिव है। जब एक्स की कोफिशिएंट आपकी पॉजिटिव है और वाई की कोफिशिएंट नेगेटिव यानी अपोजिट साइन है, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी है। चूंकि अपोजिट साइन क्या आएगी, प्लस है तो माइनस। अगर सेम साइन होता दोनों का, तो फिर साइन चेंज नहीं होता। जैसे दोनों पॉजिटिव होता तो चाहे चेंज नहीं होता, यहाँ दोनों पॉजिटिव होता या दोनों नेगेटिव होता तब भी चेंज नहीं होता। एक कोफिशिएंट एक्स की पॉजिटिव है और वाई की कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए साइन चेंज करके आप आंसर लिखेंगे सी ऑप्शन में जाकर के। ये समझ गए होंगे आप? क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, ऐसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया आपको। तो आप इजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके बना सकते हैं, और आप आधे घंटे एक घंटे के लेक्चर देख के सारी बातें आप समझ सकते हैं। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया था जो 2x-4 और 3 - 2y के रूप में दिया हुआ। ओके, अब यहाँ लिखा है आपके पास 14 में आपके पास है एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अब एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, यहाँ समझ लीजिए आप। देखो बेटा, हमेशा याद रखिएगा, एम हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। चाहे वो मैथ्स में पढ़िए चाहे स्टैट्स में पढ़िए, याद रखिएगा। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और इक्वल टू। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है यहाँ पर। कह रहा है एम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का एम जैसे निकालोगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट की ज्योमेट्रिक मीन निकालिएगा आप। रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स निकाल के रूट निकालेंगे आप। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि दो नंबर जो दिया हो, कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर है, एक अकाउंट है लिखा हुआ और एक लॉ लिखा हुआ है, सपोज कर लो, और जिसकी ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है दोनों की, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालना होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए। अकाउंट है और लॉ है, इसकी ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, आपको बेझिझक अकाउंट इंटू लॉ लिखना है और अंडर रूट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है कि अरिथमेटिक मीन आ गया, और ये है आर स्क्वायर। रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से रूट खत्म कर देते हैं, तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट से बड़ा या बराबर होगा। तो देख लो ऑप्शन, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, है कि नहीं? बी ऑप्शन। समझा दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ। चलो देखते हैं। तो चलो मोबाइल खोल के देखते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया कि नहीं? अब आ गया 15वां क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। धीरे 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 बढ़ते हुए हम 15 पर पहुंच गए, और बहुत कुछ आपने कोरिलेशन रिग्रेशन के बारे में समझा। अब गिवन दैट दो डेटा आपके पास है, एक्स की वैल्यू दे रखा है -3 है, ठीक है, वाई की वैल्यू 9 है, -3/2 है, मतलब -1.5 है, और 9/4 है। 9/4 को 2.25 भी लिख सकते हैं, 0 0 है। 3/2 एक प्लस में है, 9/4 प्लस में है, 3 और 9 है।
तो पहली जो डेटा आपके पास है, अगर हम इसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, तब तो आपको एक चीज करनी होगी, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले लगाने होंगे। सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा है कि सर कार्ल पियर्सन को फॉर्मूला हम लगाते लगाते थक जाएंगे। ये लगाएंगे सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, और अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और फिर सेम रिपीट करूंगा वाई के लिए, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। है कि नहीं? अब इसमें एक्स वाई निकालना और एक्स वाई निकालना ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर आपके पास होता है, आप बना लेते हैं वहां पर। लेकिन कुछ ऐसे तरीके यहाँ पर हैं जहां पर आप जल्दी भी बना सकते हैं। जैसे कभी कभी ग्राफ में मिल जाए जल्दी, तो आप आंसर तुरंत बना सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ में जल्दी बना सकते हैं। जैसे आप, ये क्वेश्चन है आपके पास, अब पहली पॉइंट है आपके पास बेटे कितना है, -39। दूसरी पॉइंट कितना है, ये गौर से -1.5 लग रहा है मुझे, और ये है 2.25। डिवाइड करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, 2.25 ही होगी। तो एक तरह का ये पॉइंट है -39, एक्स और वाई की वैल्यू, और दूसरी पॉइंट है -1.5 और 2.25, ये दिया हुआ दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट 0 0 है। चौथी पॉइंट है 1.5 और फिर 2.25 है। पांचवी पॉइंट 3 और 9 है। ठीक है, अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ पर, फटाफट यहीं पे प्लॉट करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये समझ लिया होगा आपने। ये है ग्राफ, और आपके पास पहली पॉइंट है -39। तो आप मान लो यहाँ पर आपके पास -3 है, सपोज कर लो कि अब छोटे छोटे है, -1 -2 ऐसे है, यहाँ पर -39, और ये 9 आपका यहाँ पर है, सपोज करो। तो -39, ये बेटा -3 तो एक्स की वैल्यू है, 9 ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट प्लॉट करेंगे आप, फिर -39, है कि नहीं? दूसरी पॉइंट है यहाँ पर आपके पास -1.5 और 2.25। ये -1.5 यहाँ होगा, 1 है, -1 है, -1.5 यहाँ होगा, और 2.25 जस्ट यही होगी कहीं पर ऊपर में। तीसरी पॉइंट 0 है। ठीक है, आपको लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर यहाँ से, लेकिन अभी और भी तो पॉइंट है आपके पास। और भी पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट क्या है आपका, 1.5 और 2.25, यानी आप स्ट्रेट इधर भी जा रहे हैं, 1.5 यहाँ गए और यहाँ पर भी आ गए, वापस वापस आ गए। फिर आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास 3 और 9 फिर मिल रहा है आपको, 3 9 दोबारा मिल गया आपके पास, यानी 3 गए और 9 यहाँ पे मिल। तो आपको नहीं लग रहा कि ग्राफ ऐसे चल रहा है आपको? भैया ग्राफ जब सिर्फ ऐसे चलेगा तब ना आर की वैल्यू 1 देंगे। ग्राफ सिर्फ ऐसे चलेगा तब आर की वैल्यू -1 देंगे। तो एक तरह का लग नहीं रहा कि वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, पता नहीं चल रहा है ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ने से घटता है या बढ़ता है, पता नहीं चल रहा, इसलिए आर की वैल्यू यहाँ 0 दे दोगे, और आर की वैल्यू 0, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम सब भी होना चाहिए। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 होगी। देखो ग्राफ आपको बना दिया मैंने। कई बार जब ग्राफ बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत समय नहीं लगता है, कैलकुलेशन फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं आपको। कॉन्सेप्ट से स्पीड कुछ नहीं होगी, आप उसको समझिए, क्रैक करके आइए, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 15 नंबर हो गया। चलिए प्रोबेबल एरर भी निकालने आ गया। प्रोबेबल एरर आइए निकालते हैं। प्रोबेबल एरर इसको बोलते हैं, पी फॉर्मूला होता है 2/3, 1 - r² अपॉन √n। कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर जो है आर की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच है, उसमें कुछ एरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे किसी ने 0.85 लाया, या कैलकुलेशन पढ़ रहा, कोई इसी सवाल को रैंक से बना रहा, कोई इसी क्वेश्चंस को बना रहा कंकरेंट डिविजन से, कोई इसी को बना रहा कंकरेंट डिविजन नहीं डॉटेड डायग्राम से, तो बहुत तरह मेथड्स हैं उसमें। तो एरर आने की चांस को हम कहते हैं यहाँ पर प्रोबेबल एरर, मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है, संभाविता है कि उसमें कुछ ना कुछ
एरर हो सकते हैं और उस एरर को निकालने का एक फॉर्मूला कि क्या एरर होगा, प्रोबेबल एरर क्या होगा उसके अंदर कोरिलेशन के अंदर। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला रखा गया, इसे आप रखिए 2/3। याद रखिएगा 1 - r² है, तो ये r आपके पास 2/√10 है, मतलब 4/10 लिख दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्वायर जब बेटा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और √10 का 10 ही होगा। √10 का स्क्वायर 10 होता है। और n की वैल्यू 36 है। सबसे अच्छी बात है कि ऐसा नंबर है यहाँ पर स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, वरना कैलकुलेटर का यूज करते हैं आप यहाँ पर। कोई बात नहीं, आइए 2/3 लिखा। आप एलसीएम लेंगे तो ये 10 होगा। 10 एलसीएम लेंगे, 10 - 4 डिवाइड बाई 10, और जो इसकी स्क्वायर रूट है वो बेटा 6 हो जाएगी, यानी ये जो 10 है वो नीचे आ जाएगा। दैट इज ये आपका 10 में से 4 गया, 6 होगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा और ये कट करके आप 5 लिखेंगे, मतलब 1/15 लिखेंगे। 1/15 आप डिवाइड करके चकोट से देख लो कितना आ रहा, 1/15। 1/15 0.06666। 0.06666 कौन है? ये आ रहा बी, यही तो आ रहा है। 0.0666 को आप लिख सकते हैं, 0.06666 को 0.067 आप लिख सकते हो, ऑप्शन बी। प्रोबेबल एरर एक पॉइंट है आपको, जब इंस्टीट्यूट की किताब आप पढ़ते हैं तो लास्ट में जाके देखिएगा समरी के पहले, तो आपको दिया रहेगा ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 2/3 1 - r² जो मैंने लिखा है यहाँ पर, आप इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर। हमें लगता है कि अभी एग्जाम के पीरियड में आप क्वेश्चंस को ही पूरा बनाएं। कॉन्सेप्ट उसी में मैं बताता चलूंगा, आप पूरी क्वेश्चन की रिवीजन करते चलिए, आप मैं उसमें सिखाता चलूंगा क्या था कार्टेशियन में। ऐसे थोड़ा ब्रीफ तो दे ही दूंगा मैं कि बिना ब्रीफ से तो पता नहीं चलेगा कि कार्टेशियन में क्या होता है और रिग्रेशन में क्या होता है और कनकरेंट में क्या होता है। ब्रीफ चाहिए आपको, आधे घंटे का ब्रीफ जरूर चाहिए। तो ब्रीफ देकर के आगे जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत स्पीड से क्वेश्चन बनाते हैं, और अगर 50 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन भी डिफरेंट बना लेते हो तो आपका काम खत्म हो जाता है। और ऐसे करके तैयारी करते हैं तो आपको नंबर की चांस 10 नंबर, हर बच्चा आपने एडवांस जो तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से 10-20 नंबर बढ़ा सकता है। ओके, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा फॉलोइंग डेटा है, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, 10 है, 13 है, 12 है, 15 है, 8 है और 15 है। 15 दो बार है। डेटा रिपीट हो रही है। डेटा जब रिपीट होती है तो रैंक और रिलेशन का फॉर्मूला बदल जाता है। पढ़ाया था आपको थ्योरी में, जाके देखिएगा। यहाँ भी है, वाई में डेटा कौन रिपीट हो रहा है देख लीजिए, 16 रिपीट हो रहा है बेटा, 18 भी रिपीट हो रहा है, यानी 3-3 डेटा रिपीट हो रही है। तो जो एम 15 दो बार रिपीट होगा वो M1 कहलाएगा, 2 M1 कहते हैं उसको फॉर्मूले के अंदर। 16 दो बार रिपीट, ये M2 कहलाएगा, वो भी 2 है, और M3 तीसरा रिपीट हो रहा है 18, वो भी 2 बार है। जो रिपीटेशन होता है तो फॉर्मूला ये लगाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ही बता देता हूँ क्या लगाते हैं। फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है आपसे। तो फॉर्मूला जब पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हैं ना तो R बराबर 1 - 6 ब्रैकेट के बाहर रखते हैं 6 को, और सिग्मा d² यहाँ रखते हैं, अब प्लस 1/12 लिखते हैं, फिर लिखते हैं M1 का क्यूब माइनस M1। तो बहुत से बच्चे ये इसको क्या लिखता है ऐसे, और आगे भी जाएंगे, 1/12 M2 का क्यूब माइनस M2। फिर ये चलता रहेगा जब तक रिपीटेशन खत्म ना हो, और डिवाइड बाई n × n² - 1। कई बच्चे इसको, ये जो देख रहे हैं अंडरलाइन, इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं, M1 को बाहर लिख देते हैं और अंदर लिख देते हैं M1 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपके फॉर्मूला में नहीं लग रहा कि M1 का स्क्वायर माइनस 1 है और M1 यहाँ है, ये देख लो इसमें। ब्रैकेट के बाहर 6 है, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा d² के बाद 1/12 भी है, तो आपको ऑप्शन बी लग रहा है। यानी वो सिग्मा लगाया, सिग्मा क्यों लगाया, ये जो सिग्मा यहाँ पर लगाया है ये पूरे में लगाया है। पूरे में क्यों लगाया, यहाँ भी देखो सिग्मा अलग कर दिया, ये भी सिग्मा प्लस जा रहा है ना, इसलिए सिग्मा लगाया, इसलिए ऑप्शन बी। तो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा तो आप फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो फॉर्मूला यही आ रहा है आपका, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। याद रखिएगा ये भी लग रहा है एक ही जैसा, देखिए गौर से, ये भी 6 लगा रहा,
लेकिन ब्रैकेट नहीं दिया बेटा, ये 6 लग रहा सिर्फ इसके लिए है, ये 6 लग रहा सभी के लिए है, तो सभी के लिए 6 होना चाहिए। और ऑप्शन देख लीजिए, ये 6 लग रहा ऐसा, ब्रैकेट से बाहर है, लेकिन पूरे में डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड यहाँ पर किया है इसने, n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, डिवाइड पूरे में होना चाहिए यहाँ। यहाँ भी वही काम किया है कि यहाँ डिवाइड यहाँ कर दिया है, ठीक है। 6 सिग्मा डी स्क्वायर लगता है एक ही ऑप्शन दे दिया है दोनों को, नहीं, एक ही नहीं दिया, 6 ब्रैकेट से बाहर है, 6 अंदर है, लेकिन ये डिवीजन यहाँ गलत कर दिया दोनों ने। डिवीजन पूरे में होना चाहिए, देखो यहाँ डिवीजन पूरे में है कि नहीं यहाँ। तो एक जैसा ऐसा बनाता ऑप्शन कि आपको कंफ्यूज करता रहेगा, रिपीटेशन होगा तब ऐसा करना है, अगर रिपीटेशन नहीं है तब तो आप ऐसे बनाइए। अगर रिपीटेशन नहीं है, रैंक रिलेशन तो आप जानते हैं, 1 - 6 लगाएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर लगाएंगे अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, बात खत्म, विदाउट रिपीटेशन का। ये हुआ, 17 तक पहुंचे और हर तरह का सवाल आपको मिलाया। अभी कुछ डिफरेंट सवाल और भी मिलेगा आपको, अगर आप 20-25 क्वेश्चन और क्लास को देखते हैं आपको पूरी कवर हो जाएगी, टोटल पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं है। अब जो अगली लेक्चर है वो डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे हम, 10 ही क्वेश्चन लेंगे सब कवर हो जाएगा, 15 ही क्वेश्चन लेंगे सब कवर हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन आपकी क्लास में चलेगी अगले लेक्चर में, जो हार्डर है, हायर ऑर्डर स्किल वाला क्वेश्चन थोड़ा, जिसको आपको समझने में दिक्कत होती है। तो हर बच्चा नहीं चाहता है कि हम सिर्फ पास करें, हर बच्चे को चाहना है भी नहीं चाहिए, सब बच्चे को चाहनी चाहिए हमें मार्क्स अच्छा मिले, क्योंकि आप जिस चीज में है वहां कंपटीशन अपनी बरकरार रखना चाहिए। आप हिम्मत हार जाते हैं, आपको लगता है कि मैं यही काम कर लूँ, बहुत छोटा सा काम करके रख लूँ। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे ना, दुनिया का हर चीज जीतने की कोशिश करने की कोशिश होगी, जब जिस जगह जाइएगा आप। यहाँ रिलैक्स इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको करियर बनाना है। अब करियर बनाने के लिए आपको पहली स्टेज पार करना बहुत जरूरी है, और जिसमें सबसे बड़ी रुकावट होती है उसमें एक मैथ्स भी है। और उन बच्चों को 70% जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने बहुत बच्चों को ऐसे पढ़ाया जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और 70-80 नंबर लाया है, और बहुत अच्छे ढंग से उस पढ़ाई करता था, इंटरेस्ट लेके कि इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है। तो आप वेरिएशन में मत जाइए, आप एक ही क्लास को पकड़िए और बढ़िया से पढ़िए, और सारी चीज मैं आपको इस माध्यम से आपको पढ़ा दूँ। थैंक यू एवरीवन। आज के लेक्चर में मैंने 17 तक बताया आपको, रिपीटिशन डेटा तक बताया, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। एसपीएन वन रैंक फिर दे रहा आपको सवाल, देखो बहुत आसानी से बना लोगे, 1/6 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई लगा दोगे। अब हम लोग 19 भी अच्छा सवाल है, वो अगली क्लास में बताएंगे आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे 19 हुआ, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे और भी ऐसे सवाल जहां पर आपको दिक्कत करता है, वो सवाल ली जाएगी। जैसे आप 30th नंबर है, ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। 30th नंबर अच्छा क्वेश्चन है, वहां जाएंगे हम लोग। 32 बनाएंगे, वहां जाएंगे हम लोग ग्राफ में, है कि नहीं। ऐसे सारे सवाल, जैसे आपको ग्राफ वाला एक क्वेश्चन बताया था, एक डेटा वाला, तो आपको बहुत आसानी से वो क्वेश्चन बना दिया था। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जहां आप बहुत अच्छे तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जहां बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं, वो सवाल लो। थैंक यू, आज की लेक्चर में एक लेक्चर और होगी इसमें, आराम से पढ़िए, रोज एक लेक्चर आपके पास जा रही है। इसी तरह से अब मेजर डिस्पर्सन के लेक्चर पूरा स्टैट्स पहले चलेगा। थैंक यू।